राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर दिए विवादित बयान पर 2 साल की सजा सुनाई है। अदालती फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सहित देश भर की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सदस्यता समाप्ति के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है, जिसको लेकर आनन फानन में कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली में बैठक की। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालात पत्थरबाजी पर जा पहुंचे। कांग्रेस इस पूरे मामले को चुनाव के मद्देनजर सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र बता रही है। अब पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। देखिए, लोकतंत्र का केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कर रही है। अभी निचली अदालत में इसका फैसला आया है। हम सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले के विरुद्ध हम जा सकते हैं, मगर केंद्र सरकार को इतनी हड़बड़ी है और माननीय राहुल गांधी जी जो संसद में जो अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात इस देश के लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है। कल सूरत की एक अदालत ने 2 साल के कन्विक्शन राहुल जी के खिलाफ दिया है। मानहानि के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रकरणों को हमने देखा है। इस प्रकार पहली बार हुआ है। माननीय न्यायालय के किसी फैसले पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सारी देश की संवैधानिक संस्थाएं किस ओर जा रही हैं। लोकसभा में सचिवालय के द्वारा तत्काल सदस्यता समाप्त करके अपात्र घोषित करना, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। राहुल जी को सफाई का, अपने बात कहने का अवसर मिलना ही चाहिए था और उनको अपील करने का भी अवसर मिलना चाहिए। आप डायरेक्ट जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये घोर अप्रजातांत्रिक है। वहीं भाजपा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति को संविधान और कानून की नजर में सही बता रही है। भाजपा का कहना है कि सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। जिस तरह से राहुल गांधी की मोदी नाम पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को न्यायालय ने भी अनुचित करार दिया है। राहुल गांधी को लेकर लिया गया ये फैसला स्पष्ट करता है कि संविधान और कानून की नजर में हर कोई एक समान है। सूरत के न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है। यह मामला 2019 का है, जब राहुल गांधी जी ने एक समाज विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। तब 2019 में यह मामला दर्ज हुआ था और सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने उन्हें 2 वर्ष की सजा दी है और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप 2 साल की सजा होने के कारण लोकसभा की उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। यह इस बात को दर्शाता है कि संविधान और कानून के नजर में कोई बड़ा नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। कानून और संविधान के नजर में सभी बराबर होते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का काम, तानाशाही का काम, ये कांग्रेस की आदत रही है, जो इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। कुल मिलाकर राहुल गांधी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विरोध में उतर आई है। यही नहीं, कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ ही बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई को इस चुनावी साल में कांग्रेस कितना भुना पाती है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद सियासी भूचाल मच गया है। अपने नेता की सदस्यता खत्म करने से तमतमाई कांग्रेस इसे बीजेपी का षड्यंत्र करार दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और नौबत पत्थरबाजी तक जा पहुंची। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। सदस्यता समाप्ति पर सियासी शोर क्यों? क्या राहुल की सदस्यता समाप्ति नियमों के खिलाफ? क्या राहुल पर एक्शन देगा सियासी माइलेज? क्या शक्ति प्रदर्शन से बनेगी बात?
तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक करके उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर अजय चंद्राकर से। डॉक्टर चंद्राकर, जिस तरीके से आज हमने देखा, ये पूरा जो घटनाक्रम देखने को मिला है और जिस तरीके से दोनों ही दल के बयान सामने आए हैं, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि नहीं भाई बिल्कुल कानून के तहत ये पूरी प्रक्रिया हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि नहीं, ये तो घोर मतलब अप्रजातांत्रिक है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, इस घटना को समझने के लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर 2022 को जो सुनवाई हुई, इसका अगर आज रिफरेंस लें तो इस मामले को समझने में सुविधा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचों की बात, मोहम्मद आजम खान 27 अक्टूबर को उसकी सदस्यता समाप्त की गई और 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सचिवालय उसे डिस्क्वालिफाइड कर दिया जी। लेकिन बीजेपी के विक्रम सैनी थे, जिनका 11 अक्टूबर को सदस्यता, जिसके विपरीत प्रतिकूल निर्णय आया था कोर्ट से, और 7 नवंबर तक मतलब 26 दिन तक सचिवालय उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। इसका मतलब यह है कि सचिवालय को तुरंत एक्ट करने की कानूनी रूप से कोई आवश्यकता भी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, मैं 2 मिनट में क्लियर कर देता हूं दिव्यांशु। इस मामले को लेकर के मोहम्मद आजम खान सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में कहे कि भाई हमसे पहले विक्रम सैनी का जो हुआ है वो अभी तक बरकरार है, सचिवालय से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को झाड़ लगाई और साफ शब्द में बोले कि राजनीतिक चश्मों से आप नहीं देख सकते या फिर विक्टिम का राजनीतिक कलर देखते हुए ऐसा फैसला नहीं ले सकते जी। तो सरकारी वकील का कहना था कि कानून के हिसाब से उसी दिन से जो डिस्क्वालिफाइड किया गया है वो लागू हो जाता है जी। तो कोर्ट ने आगे कहा अगर स्टे हो जाता है तब सरकारी वकील ने कहा अगर स्टे हो जाता है तो वह व्यक्ति, उस सीट को अगर खाली कर दिया गया है तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर स्टे मिल गया है तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं हो सकता। लोक प्रहरी वर्सेस इलेक्शन कमीशन जो पैरवी हुआ उसमें यह बात है। तो मेरी दृष्टि में राहुल गांधी को अगर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है और उस सीट को अगर चुनाव आयोग तुरंत रिक्त भी साबित कर सकता है तो इस जजमेंट के अनुसार वह पुनः चुनाव लड़ सकता है। बाकी आर्टिकल 1002, 102, 103, इवन 89 अलग कहता है। लेकिन इस बात में एक चीज हुई है दिव्यांशु जी कि लोकसभा सचिवालय को इसको राष्ट्रपति जी को जानकारी देना था और चुनाव आयोग को भी जानकारी देना जरूरी था। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहीं ना कहीं जल्दबाजी तो हुई है इस मामले में। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, आज जो कुछ भी घटनाक्रम हमने देखा, जिस तरीके से हमने देखा, क्या आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई है? निश्चित रूप से देश की जनता देख भी रही है दिव्यांशु जी और समझ भी रही है। डराने की प्रवृत्ति, धमकाने की प्रवृत्ति, विपक्ष की आवाज को कुचलने की प्रवृत्ति, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी क्रोनोलॉजी को समझिए, ये मामला कहाँ था और कोलार में भाषण हुआ, कर्नाटक के शहर में, सूरत में मामला दर्ज होता है और जो याचिका करता है वो स्वयं जाते हैं हाई कोर्ट स्टे लगाने के लिए। जिसने शिकायत दर्ज कराई वो स्वयं हाई कोर्ट में स्टे लगा के मामले की सुनवाई को रोकते हैं और उसके बाद जब 7 फरवरी को अडानी के खिलाफ राहुल जी का वक्तव्य लोकसभा में हुआ, तत्काल वो सक्रिय हो जाते हैं। भाजपा की क्रोनोलॉजी को, इनके षड्यंत्र को समझ रही है आज देश की जनता। उसके बाद 9 दिन बाद वो स्टे वापस हो जाता है हाई कोर्ट से जो याचिका करता है और 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है। 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है और 23 मार्च को वो फैसला आ भी गया जी। और देखिए, सूरत कोर्ट ने तो 30 दिन के लिए फैसला स्थगित रखा है, तत्काल जमानत दी है। और यहाँ पर जो केंद्रीय सदन का सचिवालय है उसकी तत्परता को भी समझिए, क्या मजबूरी है, किसका दबाव है। 30 दिन तक जब न्यायालय ने फैसले को स्थगित रखा है तो
तो स्पीकर की भूमिका भी समझिए। विपक्ष के सवाल का जवाब देने से सत्ता पक्ष भाग रही है। लगातार पहली बार देश के इतिहास में जो सरकार में बैठे लोग हैं वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। उसके बाद इस प्रकार के मामले में ऐसी तत्परता, और अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि निर्वाचन आयोग भी सक्रिय है आगामी भूमिका के लिए। जी। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र सर्वविदित है, इनके पास जवाब नहीं है राहुल जी के सवालों का। जिस प्रकार से अडानी को लुटाया जा रहा है देश का धन, 78,000 करोड़ एसबीआई और एलआईसी का, 15 लाख करोड़ देश के निवेशकों का, और जो फर्जी सेल कंपनियां विदेशों में हैं, तो जिनके ऊपर छापा मारना चाहिए। क्या कहा था मानहानि के प्रकरण में जो फौजदारी मामले होते हैं दिव्यांशु जी, उसमें बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि उसमें गलत नियत और द्वेष की भावना प्रमाणित करनी होती है। चुनावी सभा में क्या कहा था राहुल जी ने, जो सत्ता के संरक्षण में, मोदी के संरक्षण में जो नीरव मोदी, ललित मोदी और उनको संरक्षण देने की भूमिका में जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको लेकर कहा था। मानहानि में तो स्पष्ट प्रावधान है कि जिसके संबंध में वाक्य कहा जाता है केवल वही मानहानि की शिकायत कर सकता है, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज जो देश की व्यवस्था है, तमाम संवैधानिक संस्थान, आपको याद होगा 18 जनवरी 2018 को देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सहित 4 न्यायाधीश सड़क पर आकर कहते हैं कि इस मोदी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लोकतंत्र दांव पर है, इस संस्थान को संरक्षित करने की जरूरत है, नहीं तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। तो ये मोदी सरकार जो है अधिनायकवाद में, सत्ता के अहंकार में इस कदर चूर है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। और आज जो छत्तीसगढ़ में हुआ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये दंगाई, ये बलवाई जनता पार्टी है, जो कांग्रेस कार्यालय में जिस प्रकार से ये हथियारों से लैस होके, पत्थर और डंडे लेके, नुकीले हथियारों के साथ जो हमला किए, जो तोड़फोड़ किए कांग्रेस कार्यालय में, यह लोकतांत्रिक तरीका है। विरोध प्रदर्शन के कई तरीके होते हैं दिव्यांशु जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस अलोकतांत्रिक आज जो काला अध्याय रचा गया देश में राहुल जी के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक, उसके खिलाफ पुतला दहन करने गए थे। ये तो प्रक्रिया है सामान्य विरोध का, लेकिन उसके बदले में जो भाजपाइयों ने जो हुड़दंग मचाया, जो उन्माद फैलाए, जो दंगा किए, जो तोड़फोड़ किए कांग्रेस कार्यालय में, चलिए पुलिस जवानों पर हमला किए, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपकी बात पर। जी, चलिए मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राजीव जी, आपने सुरेंद्र जी की बात अभी सुनी, जो दृश्य आज हमारे सामने आए वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी लोकतांत्रिक तो नहीं कहे जा सकते, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र जी ने जो आखिरी आरोप लगाया उसका पहले जवाब दूंगा कि ये कहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और भद्र तंत्र है कि आप किसी पार्टी के कार्यालय में कालिक फेंके, वहां पर पथराव करें, वहां पर उस पार्टी कार्यालय के सामने पेट्रोल से पुतले जलाएं, और जब हमारे कार्यकर्ता आए और उनके पीछे जाएं तो उनको पत्थरों से हमला होता है। तो ये लोकतंत्र की कोई वो नहीं है कि आप किसी पार्टी के कार्यालय में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर वर्ष आप हमले करें कोई ना कोई बहाने लेकर, आपकी सत्ता है। तो ये राजनीतिक शुचिता नहीं है, ये राजनीतिक शुचिता नहीं। आप सत्ता में है, आपकी पुलिस है, आपके पुलिस के सामने में हमारे कार्यालय में, एकात्म परिसर में हमला हो और हम चुपचाप बैठ जाए, भैया ये तो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र निभाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, उभय पक्ष का है, कांग्रेस का भी है। दूसरी बात, आपने जो कहा प्रक्रिया की बात, तो राहुल गांधी जी ने अध्यादेश फाड़ा था मनमोहन सिंह का, उस समय शायद राहुल गांधी जी युवराज थे देश के, तो वो भूल गए थे। तो अध्यादेश भी यही कहता था कि अगर 2 वर्ष की सजा होती है तो लोकसभा के स्पीकर को अधिकार है कि वो अयोग्य कर दें, और राहुल गांधी जी ने उसका विरोध किया था, तो 5 वर्ष का था। 2 वर्ष और 5 वर्ष के जो अध्यादेश को उन्होंने फाड़ा, तो आज वो राहुल गांधी जी के लिए उल्टा पड़ गया। और दिव्यांशु जी, जो सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी लगातार अमर्यादित जो भाषण, हालांकि देखिए इसमें डिसीजन न्यायालय ने दिया है, ये किसी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। कभी कहते हैं कि मैं हिंदुत्व का विरोधी हूँ, मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, मैं पुजारी नहीं हूँ, पुजारियों का देश नहीं हूँ, है ना। यहाँ पर वो ओबीसी वर्ग को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सारे मोदी चोर है। ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मोदी चोर क्यों होते हैं? तो मोदी का अर्थ होता है बंगाल में वो घोष होते हैं, छत्तीसगढ़ में वो साहू होते हैं, गुजरात में वो मोदी होते हैं। तो ये, और कभी वो बोको हरम की तुलना आरएसएस से करते हैं।
तो ये देखिए, ये राजनीतिक छिद्रान्वेष वो लगातार कर रहे हैं। ठीक है, उनका सम्मान है, वो एक बड़े परिवार से आते हैं, लेकिन परिवार से के आने के बावजूद किसी समुदाय को गाली बकना, किसी सैनिकों का मान मर्यादन करना, राहुल गांधी जी लगातार एक राजनीति के हास परिहास भी बन गए थे। ठीक है, वो विपक्ष के नेता है, उनका सम्मान है, लेकिन इस प्रकार से कभी सैनिकों को कहना कि भारत के सैनिक मार खाते हैं, डोकलाम में पिट रहे हैं, कभी ब्रिटेन में जाकर जिस प्रकार से वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, आप लोग यहाँ पर प्रतिरोध करें, आप लोग एक्शन लीजिए, और वो अमेरिका और ब्रिटेन को कहते हैं कि भारत में हमले करें। राजीव जी, तो इस प्रकार से राजीव जी एक बात बताइए, क्या व्यक्तिगत आक्षेप राहुल गांधी पर नहीं लगाया गया? उनको तो क्या कुछ नहीं कहा गया, पप्पू कहकर के संबोधित किया जाता है, उनकी मां के बारे में कितना कुछ उल्टा सीधा कहा गया है, वो बताने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये बताने की आवश्यकता है कि उनको उनके परिवार को लेकर के और उनको लेकर के कितना कुछ उल्टा सीधा कहा गया है सार्वजनिक तौर पर। उनकी माता जी ने कहा मौत का सौदागर, खून का सौदागर, उनके लोग मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि ये नीच व्यक्ति है, ये घटिया लोग हैं। तो देखिए, अभी भारतीय लोकतंत्र जिस मोड में जा रहा है कि केवल गांधी परिवार के इर्द गिर्द राजनीति चले, केवल राजनीति चलाने का अधिकार उनका हो, बाकी कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति या दूसरी पार्टी इस देश में संसद में न रहे, या जो रहे वो रिमोट कंट्रोल से चलती रहे, अन्यथा उन्हें राजनीति करने का अधिकार नहीं है, उन्हें देश में बैठने का अधिकार नहीं है। ये जो क्रोनोलॉजी चल रही है ये भी बहुत निंदनीय है। राजनीति करने का सबका अधिकार है, कभी तुम सत्ता में, कभी हम सत्ता में, चलो मिलकर चलाएं लोकतंत्र की गलियारे, ये बात होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, मोदी जी के ऊपर और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर या उनके जो समर्थक होते हैं उनको लेकर जिस प्रकार से गंदी ओछी टिप्पणियां की जा रही है, ये बहुत निंदनीय है। कभी चौकीदार चोर है, मोदी चोर है, ये जो निंदनीय भाषा है ये बहुत ही गलत पूर्ण है। पर देखिए, माननीय अदालत ने मामला दिया है, आगे आपके लिए मामला खुला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर किसी पार्टी के कार्यालय के ऊपर हमले करना, लोकतंत्र को ये बता देना ठीक है राजीव जी, चल रहा है, तो हिटलर से तुलना कर रहा है जो गैस चेंबर में लोगों को मौत के घाट उतार देता था। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जी राजीव जी, ठीक है। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। दिव्यांशु जी, जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूट कर भागने वालों को, संरक्षण देने वालों को क्या कहा जाए? चोर नहीं कहा जाए, चोर के संरक्षक को तो और क्या कहा जाए? देश के इतिहास में पहली बार चोर को चोर कहने वालों को सजा मिल रही है। हाल ही में एंटीगुआ की नागरिकता के लिए मोदी सरकार ने मेहुल चोकसी को, जो फ्रॉड करके, चोरी करके जनता का पैसा लेके भागा है, उसको एनओसी जारी किया एंटीगुआ में नागरिकता के लिए। रेड कॉर्नर नोटिस जो है इंटरपोल की, वो किसके दबाव में, किसके इशारे पर? मेहुल चोकसी को संरक्षण देने वाले कौन है? अभी ये गलत बयानी कर रहे हैं कि सब मोदी चोर है। राहुल जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। यही तो कहा था राहुल गांधी ने कि नीरव मोदी चोर है, नाम लेके कहा। ललित मोदी चोर है, मेहुल चोकसी चोर है, और इन सब चोरों के पीछे मोदी लगा है, जो कि मोदी देश के प्रधानमंत्री के संरक्षण में, भाजपा के संरक्षण में, भाजपाइयों को चंदा देके भागे हैं। राहुल जी ने यह बिल्कुल नहीं कहा था कि सब मोदी चोर हैं। ये भाजपा ही उसको जनरलाइज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कदर, देखिए, ये तो गोडसेवादी है, ये हिंसावादी है, और जिस प्रकार से पेट्रोल बम की बात कर रहे हैं, तमाम टीवी फुटेज है, मीडिया कर्मी इस बात के गवाह हैं। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लाठी डंडे से लैस होकर भाजपाई आज जिस दंगाई की भूमिका में थे, वो तो कांग्रेस के लोग हैं जो गांधीवादी नीतियों को मानते हैं। यदि हमें बदले की भावना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता, लेकिन कांग्रेसी भाजपाइयों की तरह नहीं है। इनका लगातार चरित्र सत्ता की हवस में, जैसे ये पश्चिम बंगाल को जला रहे थे विधानसभा चुनाव से पहले, वैसे ही छत्तीसगढ़ में ये चाहते हैं दंगा करवाना। कवर्धा में भी इनकी भूमिका को देखा है, इनके नेता कैसे उन्माद फैलाते देखे गए। नारायणपुर की घटना भी आपको याद होगी दिव्यांशु जी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार, देखिए, न्यायालय ने तो 30 दिन के लिए स्थगित रखा है, फिर स्पीकर और लोकसभा सचिवालय जो है किसके दबाव में इतनी तत्परता बरत रही है? चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर चंद्राकर से एक सवाल ले लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, ये तो सर्वविदित है और बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं, जिस तरीके से चाहे ईडी की बात हो, आईटी की बात हो, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हो, ये तो एक लंबे समय से चला आ रहा है। और अब जब हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता भी जो है वो चली गई है, और अब उसके बाद मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या पार्टी को इसका पॉलिटिकल माइलेज आने वाले समय में मिलेगा? डॉक्टर चंद्राकर, देखिए, भारतीय राजनीति में पूर्व काल के अनुभवों से हम चर्चा करें दिव्यांशु जी, तो यह एक टर्निंग पॉइंट है जी।
और इस घटना से विपक्षी पार्टियां जिस तरह से लामबद्ध हो रही हैं और एक हो रही हैं। हम 1977 का जो दौर भी देखे हैं, जब जेपी के समय समस्त पॉलिटिकल इवन जनसंघ में उसमें बीजेपी भी शामिल थी। तो मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न है पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, डेफिनेटली मिल सकता है और विपक्षी एकता के ऊपर डिपेंड करता है। विपक्षी एकता अगर पवित्र भावना के साथ आगे बढ़ती है तो इस देश में पूर्व काल के अनुसार में भी अगर वैसी फिजा भी बन सकती है। दिव्यांशु, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब अब चूंकि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है और उसके बाद सियासत अपार देखने को मिल रही है, कांग्रेस बहुत ज्यादा आक्रोशित है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका आक्रोश देश भर में देखने को मिल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका जो पॉलिटिकल माइलेज है, यूं कहें पॉलिटिकल एडवांटेज है, वो आने वाले समय में क्या पार्टी को मिल पाता है या नहीं। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।